लोकसभा चुनाव के पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बीवी लुईस खुर्शीद और 2 अन्य लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उनकी जमीनें कुर्क कर लीं और बैंक खाता भी जब्त कर लिया। लुईस खुर्शीद और 2 अन्य लोगों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रस्ट के माध्यम से विकलांग लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 71,50,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। लुईस खुर्शीद कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज से विधायक रही हैं। ईडी ने फर्रुखाबाद स्थित खेती योग्य 15 जमीनों को कुर्क किया। इसके अलावा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद के बैंक अकाउंट में जमा पैसों को जब्त कर लिया है। जब्त राशि 45,92,000 रुपए बताई जा रही है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि राष्ट्र के अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त 71,50,000 रुपए का उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शिविरों को आयोजित करने के लिए नहीं किया, बल्कि सरकारी फंड की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रस्ट के हित और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। ईडी ने इसमें ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अतहर और परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद को आरोपी बनाया है। मामला 2009-10 का है। ईडी ने इसे अपराध की आय कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा साल 2017 में दर्ज की गई 17 एफआईआर पर यह मामला आधारित है। 2012 में एक टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग से कथित रूप से पता चला कि सलमान खुर्शीद के दादा और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर बने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने कथित तौर पर विकलांगों के बीच कृत्रिम अंगों और व्हील चेयर्स के वितरण के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का दुरुपयोग किया था। टीवी चैनल ने आरोप लगाया कि एनजीओ ने यह साबित करने के लिए सरकारी अधिकारियों की जाली हस्ताक्षर किए ताकि ये साबित किया जा सके कि धन का उपयोग बताए गए उद्देश्य के लिए ही किया गया है। इस साल 7 फरवरी को बरेली के एमपीएमएलए अदालत ने लुईस खुर्शीद और एक अन्य अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लुईस ने 2002 में कायमगंज सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि 2007 में सीट वापस जीतने में विफल हो गई। उन्होंने 2012 और 2022 का चुनाव फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और दोनों बार हार गईं। 2017 में चुनाव लड़ा ही नहीं। 2007 में चुनाव में लुईस को बसपा ने लगभग 6,500 मतों से हरा दिया था। 2012 के चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लुईस चुनाव हार गई थी। वह 5वें नंबर पर ही थी। उन्हें 22,923 वोट मिले, जबकि 2022 के चुनाव में फिर से फर्रुखाबाद से लड़ा तो सिर्फ 2,029 वोट मिले। डीएमके के ए राजा की देश और श्री राम पर दिए गए विवादित बयान को कांग्रेस ने न सिर्फ स्वीकार कर लिया बल्कि ए राजा के सुर में सुर भी मिलाते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला कि भगवान राम का नाम लेने वाला भूखों मरता है। ए राजा और राहुल गांधी के इस किस्म के बयानों से राजनीति का पारा गर्म हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान शाजापुर पहुंचे, जहां उनके साथ दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे। शाजापुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी का भाषण जारी था। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और राहुल गांधी ने जैसे ही जय श्री राम वाला बयान दिया, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिसे सुनकर राहुल गांधी स्वयं गाड़ी से उतरे और भाजपा कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों ने राहुल गांधी को इतने पर भी नहीं छोड़ा। नाराज लोगों ने राहुल गांधी को आलू भेंट किया और कहा कि अब जरा इससे सोना बनाकर दिखा दो। ये सुनने के बाद राहुल गांधी वहां से चुपचाप खिसक गए। दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे पर डीएमके के नेता ए राजा की टिप्पणी के बाद भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ए राजा ने कहा कि वो जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ए राजा की बात से सहमत हैं? रविशंकर प्रसाद ने आगे सवाल उठाया कि क्या डीएमके को किसी अन्य धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय परंपरा पर सवाल उठाना, हिंदू देवी देवताओं का सार्वजनिक अपमान करना इंडिया गठबंधन का राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। उन्होंने इसी मंशा के तहत भारत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या कांग्रेस राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इस कदर नीचे गिर चुकी है, वह इस तरह की टिप्पणियों को स्वीकार कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों के पहले विपक्षी दलों के नेताओं के लिए बीजेपी सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है। यही वजह है कि आरजेडी से लेकर टीएमसी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में भगदड़ मच चुकी है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में झटका खा चुके अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी भगदड़ मच गई है। दिल्ली में एक साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की। दिल्ली में मची इस भगदड़ के पीछे कांग्रेस के साथ केजरीवाल का गठबंधन तो है ही, साथ ही जितने घोटालों में केजरीवाल की पार्टी और खुद केजरीवाल फंसे हुए हैं, उससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके बलबीर जाखड़ ने भाजपा ज्वाइन की। जाखड़ 2019 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। हरियाणा से आने वाले जाखड़ दिल्ली के जाने माने वकील भी हैं। जाखड़ के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मॉडल टाउन से पार्षद रहे राज खुराना ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में वापसी की। 2007 से 2012 तक निगम पार्षद रही पूजा मदान ने भी भाजपा की सदस्यता ली। पूजा भी भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थीं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए स्वागत किया। बलबीर जाखड़ ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि वे पार्टी और प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही इस देश का युवाओं, वकीलों और जनता का उद्धार कर सकती है। जाखड़ ने कहा, पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया। 2019 में प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे जाखड़ तीसरे स्थान पर रहे थे। जीत हासिल करने वाले भाजपा के प्रवेश वर्मा को 8,65,000 वोट मिले थे, तो दूसरे स्थान पर रहे महाबल मिश्रा को 2,87,000, बलबीर जाखड़ को 2,50,000 वोट मिले थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को एक खास अंदाज में आईना दिखाकर उनके शासन के 9 सालों को हवाबाजी करार दिया। एलजी के इस सार्वजनिक हमले से अरविंद केजरीवाल तिलमिला उठे और बदहाल दिल्ली की तस्वीरों के लिए अफसरों को जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। असल में एलजी दिल्ली के संगम विहार पहुंचे और उन्होंने वहां की 1-2 नहीं बल्कि 20 तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि 20 लाख लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को टैग करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। केजरीवाल ने एलजी को जवाब देते हुए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि जो काम भाजपा को विपक्ष के नाते करना चाहिए था, वो संवैधानिक पद पर होते हुए उपराज्यपाल को करना पड़ रहा है। एलजी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई तस्वीरें साझा की, जिसमें नालियों और सड़कों की हालत को दिखाया गया है। उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा, स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर कल संगम विहार गया था। 9 साल के शिगुफों के बावजूद इलाके में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोग मूलभूत जन सुविधाओं से वंचित हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। न सड़कें हैं, न सीवर, न कूड़े की सफाई। एलजी ने लिखा कि बेतरतीब लटकती बिजली की तारें खतरनाक हैं। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर मेरे सामने ही रिक्शा पलटा और एक महिला घायल हुई। उफनती नालियां, कचरे के ढेर और सीवर की बदबूदार पानी से भरी गलियां भारत की राजधानी में होंगी। देश की कल्पना नहीं कर सकता। देश इसकी कल्पना नहीं कर सकता। दिल्ली में आप सरकार की ओर से कामकाज रोकने के आरोप झेलने वाले एलजी ने कहा कि संबंधित सभी विभाग पूर्णतः दिल्ली सरकार के अधीन हैं और एमसीडी भी आपके तहत है। ऐसी ही स्थिति मैंने किराड़ी और बुराड़ी में भी देखी। एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए कई तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध है कि दिल्ली और दिल्ली की आम जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दें। आपकी जानकारी के लिए कुछ तस्वीरें संलग्न कर रहा हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कमियां बताने के लिए एलजी को पहले तो शुक्रिया कहा और फिर उन पर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी कमियां बताई। आपके इसके पहले आपने किराड़ी और बुराड़ी की कमियों को भी उजागर किया था। मैं अभी मुख्य सचिव को आदेश दे रहा हूं कि वो 7 दिन के भीतर इन सभी इलाकों की कमियों को दूर करे जो आप कह रहे हैं।
वो काम विपक्ष को करना चाहिए था। सत्ता पक्ष की कमियां निकालना विपक्ष का काम है। दुर्भाग्यवश आज विपक्ष यानी बीजेपी 7 सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त है और 8 विधायक गहरी निद्रा में सोए हैं। यही कारण है कि दिल्ली की सत्ता पिछले 26 साल से बीजेपी से दूर है। इसलिए मजबूरीवश एलजी के संवैधानिक पद पर होते हुए भी विपक्ष की भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। केजरीवाल ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि उनका नियंत्रण होता तो सख्त कार्रवाई करते। केजरीवाल ने कहा कि जो कमियां आपने बताई हैं, जिन अधिकारियों को ये काम करना था उन्होंने नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सर्विसेज और विजिलेंस आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर ये मेरे अंडर होता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड करता बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेता। फिर कोई अधिकारी ऐसी कोताही करने की हिम्मत न करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विभागों के सबसे सीनियर अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करेंगे और उन्हें मिसाल वाली सजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से की जा रही टिप्पणियों से कांग्रेस में भूचाल है। हालांकि कांग्रेस को इसका अंजाम तो चुनाव में भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही पार्टी के नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस जिस नेता को पीएम मोदी के सामने फेस बनाकर पेश करती रही थी, उसी अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कांग्रेस को डबल झटका लगा है। इसके पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। अब कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल होंगे। ये सब तब हुआ जब कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ गुजरात जाने वाले हैं। मोढवाडिया अयोध्या राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराए जाने के फैसले से आहत थे। बीते दिनों उन्होंने खुलकर इस मामले पर कांग्रेस की आलोचना की थी। मोढवाडिया एक्स पर लिखते हैं, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। कांग्रेस को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और राज्य पार्टी इकाई के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पोरबंदर के विधायक ने गांधीनगर में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्पीकर के कार्यालय ने पुष्टि की कि चौधरी ने मोढवाडिया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मोढवाडिया के इस्तीफे के साथ ही 182 सदस्य विधानसभा में विपक्षी दल की ताकत घटकर 14 रह गई है। अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराए जाने का फैसला जिसका जिक्र किया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रभु राम केवल हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, भगवान राम भारत के आस्था हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण अस्वीकार करने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही है। इस पवित्र अवसर को अपमानित करने के लिए राहुल गांधी ने असम में हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और देशवासी नाराज हुए। गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक मोढवाडिया ने 2022 के चुनाव में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज बाबू बोखिरिया को शिकस्त दी थी। बीते 24 घंटे के दौरान गुजरात कांग्रेस के भीतर यह दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेर ने कांग्रेस छोड़ी। इतना ही नहीं, भाजपा भी ज्वाइन की। अर्जुन मोढवाडिया ओबीसी समुदाय से आते हैं, सौराष्ट्र के तटीय इलाके से आते हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस की कमान भी संभाल चुके हैं। गुजरात में कभी अहमद पटेल की गिनती के बाद नंबर 2 पर इनकी गिनती होती थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। अर्जुन मोढवाडिया राज्य में कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे। मोढवाडिया को गुजरात कांग्रेस में अहमद पटेल का सबसे करीबी माना जाता था। शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी जैसे बड़े नेता भी इस बात को नहीं पचा पा रहे। मोढवाडिया ने पार्टी छोड़ दी है। आने वाले दिन में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोढवाडिया के विधायक बनने के बाद बीजेपी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुजरात के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिसे अपने विधायक दल का नेता बनाया था, वही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। लोम्बो तायेंग के इस्तीफों के बाद कांग्रेस के पास राज्य में सिर्फ एक विधायक बचा है, जो अरुणाचल के पूर्व सीएम नबाम तुकी हैं। इससे पहले 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। अरुणाचल प्रदेश की भाजपा की यूनिट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, कांग्रेस को झटका देते हुए मोबो संसदीय क्षेत्र से लोबो तायेंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जता रहे हैं। उनके साथ चकत अबूजी भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर अपनी सेवा देना चाहती हैं। चुनाव से पहले 4 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिसमें 2 कांग्रेस के निनोंग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग भी शामिल हैं।
जबकि इसके बाद कांग्रेस विधायक दल ने लोम्बो तायेंग भी सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्वी सियांग जिले के मोबो से 6 बार के विधायक एमएलए लोम्बो तायेंग के साथ तिरप जिले के खोंसा पश्चिम के निर्दलीय विधायक चकत अबू भी ईटानगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय में बीजेपी का हिस्सा बन गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता से पहले पार्टी के 2 एमएलए निनांग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग के साथ 2 एनसीपी विधायकों मुच्चू मिथी और गोकर बसर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इन चारों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता अरुणाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी और राज्य इकाई के अध्यक्ष अशोक सिंघल और राज्य के सीएम पेमा खांडू की मौजूदगी में दिलाई गई। एनसीपी अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री लोम्बो तायेंग ने ऐसे वक्त पर पाला बदला जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास सदन में सिर्फ एक विधायक बचा है और जो पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी हैं। 2019 में 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 4 सीटें जीती थी, यानी तब से अब तक उसे 3 सीटों का नुकसान हुआ। सियासी गलियारों में इसे पार्टी के लिए तगड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। 60 सदस्यों में से सहयोगियों के साथ बीजेपी की ताकत बढ़कर 57 हो गई है। कांग्रेस 1 पर आ गई है। 2 निर्दलीय सदस्य हैं। अप्रैल मई में चुनाव होना है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार का असर डीएमके पर पड़ता नहीं दिख रहा है। एमके स्टालिन सरकार के मंत्री ए राजा ने न सिर्फ भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार किया, बल्कि ये भी कह डाला कि कह दो इनको हम सब राम के दुश्मन हैं। इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने डीएमके के नेताओं के बयानों का विरोध करना तो दूर, अक्सर उनके समर्थन में ही दिखी। ए राजा ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लें, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। राजा का बयान ऐसे समय में सामने आया जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें अपने बयान के नतीजे पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अब आप राहत मांग रहे हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, राजनेता हैं। डीएमके ने ए राजा वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको, हम सब प्रभु राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। राजा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी ये एक राष्ट्र होता। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने भारत को उपमहाद्वीप बताने की वजह बताते हुए कहा कि यहाँ तमिल एक राष्ट्र है और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा, एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा ने आगे कहा कि वहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक अलग संस्कृति है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह कश्मीर में भी एक संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, इस बात को स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गौ मांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे मांस खाने के लिए कहा? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद हैं और इसे स्वीकार करो।